सिंध धरती पर प्यार और मोहब्बत की फिजा को बरकरार रखने के लिए पहला कदम उठा रहा हूँ। तो आज मैं मौजूद हूँ सिंध तरक्की पार्टी के मरकज़ी दफ्तर में, जहाँ मैं मुलाकात करने जाऊँगा डॉक्टर कादिर मक्सी से, जो सरबराह है सिंध तरक्की पसंद पार्टी के। आज से कुछ रोज़ पहले हमने देखा कि कराची के बहरिया टाउन में इनकी सरबराही में एक रैली आई, एक एहतजाज हुआ। जो एहतजाज पुरअमन था, उसके बाद नहायती शिद्दत इख्तियार कर गया, तोड़ फोड़ जलाओ गिराव हुआ। आइए इस बारे में भी और इनकी मजमूई सिंध तरक्की पार्टी, सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मंशूर के बारे में भी डॉक्टर कादिर मक्सी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आइए मेरे साथ। जी, आज मैं मौजूद हूँ सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा डॉक्टर कादिर मक्सी साहब के साथ। हम आज आपसे इनकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत ही अपनी मसरूफ़ शेड्यूल में हमें बहुत ही मुख्तसर से नोटिस पे हमारी कॉल पे लब्बैक कहा और हमें आज मुलाकात का वक्त दिया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ आपके साथ बैठ के। आपने बहुत ही कम वक्त में हमें वक्त दिया। सर, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि जाग कराची एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम सिर्फ हमने कराची में यूँ रखा है कि कराची एक मिनी पाकिस्तान है। अगर कराची चलता है तो सिंध का पहिया भी चलता है, पूरे पाकिस्तान का पहिया भी चलता है। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को अपने बारे में बताएं कि वी ऑल वांट टू नो हु इज़ डॉक्टर कादिर मक्सी। देखिए, बेसिकली तो मैं MBBS डॉक्टर हूँ। जी सर। लियाकत मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, MBBS की। मेरा बैकग्राउंड में, मेरा होम टाउन ठट्टा डिस्ट्रिक्ट है। पुराना कराची डिस्ट्रिक्ट था, ठट्टा भी उसका हिस्सा था। तो एक माना में हम एक ही शहर से, एक ही ज़िले से हमारा ताल्लुक हुआ। बाकी ये कि सियासत जो है, हमारी सिंध तरक्की पसंद पार्टी, इसका बुनियाद जो है 1991 में हमने डाला। उस ज़माने में मैं जेल में था, तो बाहर हमारे साथी जो थे, तंजीमी साथी, उन्होंने इस पार्टी की बुनियाद डाली। मुझे फाउंडर चेयरमैन उसका मुंतखब किया और उसके बाद मैं मुस्तकिल अपनी पार्टी की क़यादत करता आ रहा हूँ। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक नाहमवार सूरत हाल है। वफा के दरमियाँ और वफा के जो इकाइयाँ हैं उनके दरमियाँ, लोगों के दरमियाँ, हाकिम तबकों के दरमियाँ, और जो इदारे हैं उनके दरमियाँ और मुक़्तदर हलकों के दरमियाँ एक नाहमवारी है। तो उसमें हमने हमारा जो बुनियादी, अगर इसको लब लबाब में हम कहेंगे अल्फाज में, तो हम यहाँ आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं, हकीकी जमहूरी माना में पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, और उसके बाद जो पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, पश्तूनख्वा, सिंध, इन चारों सूबों की हैसियत को बराबर, मसावी, न कोई किसी का आका हो, न कोई किसी का ग़ुलाम हो, न कोई किसी का इस्तेसाल कर सके, न किसी पर जबर ढा सके, न ही कोई सादगी में लूटा जा सके। तो वो बराबरी के बुनियाद पे एक ऐसा आइनी ढांचा बनाना चाहते हैं जिसमें सारी कौमें रज़ामंदाना बुनियाद पे शामिल हों। अभी आप अगर सूरत हाल देखेंगे, है तो पाकिस्तान, लेकिन एक जबर की फ़िज़ा आपको नज़र आएगी। वफाक जो है उसको ख़तरा है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, उनके ऊपर फिर ऑपरेशन हो रहा है, फिर पहाड़ों पे अलहदगी पसंदगी, पाकिस्तान से ये आज़ादी की तहरीकें भी चल रही हैं। सिंध के लोगों को हमेशा मशकूक निगाह से देखा जाता है कि सिंध के लोगों का पाकिस्तान पे इतना पक्का भरोसा नहीं है, और सिंध के लोगों को बहुत शिकायतें कि वफाक ने हमेशा उन्हें ग़ुलामों जैसा सलूक इख्तियार किया है। बराबर इसके बावजूद
कि सिंध पाकिस्तान का खालिक सूबा है, बेशक इसके बावजूद भी कि सिंध पाकिस्तान का सूबा है और सिंध के लोग अभी भी वफाकी जमायतों को वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी जिसे कहा जाता है कि पाकिस्तान की जंजीर बेनज़ीर साहबा के हवाले से मशहूर था, तो अभी भी लोग वोट की सियासत, पार्लियामानी सियासत पीपल्स पार्टी के साथ करते हैं, जो वफाक की नुमाइंदा जमायत है। इसके बावजूद भी सिंध के लोगों को बिलावजा मशकूक देखा जाए। फिर यहाँ सिंध में नस्ली लसानी बहुत सारे मसाइल पैदा किए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत बेचैनी है। इसी तरह पश्तूनख्वा के लोग हैं तो उनकी पाकिस्तान में शिरकत और बराबरी, तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा गुलदस्ता बने कि लोग रजामंदाना बुनियाद पे इसको अपना मुल्क तस्लीम करें। बहुत खूब सर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश भी कुछ यूं ही थी और डॉक्टर कादिर बख्शी साहब के पहले हमारे सवाल के पहले जवाब में हमें तकरीबन अपनी बातों का जवाब मिल चुका और मैं समझ रहा हूँ कि हम बहुत ही आगे ये इंटरव्यू कामयाबी की सूरत में जाएगा और हम बहुत सारे मसाइल को यहीं हल करके उठेंगे। कादिर बख्शी साहब, ये बताना पसंद फरमाएंगे कि सूबा सिंध में बिला शिरकत गैर तकरीबन 20 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 18वीं तरमीम मंजूर होने के बाद, 18वीं तरमीम को मंजूर हुए अभी तकरीबन 12 से 14 साल हो चुके हैं। उसके बाद भी सिंध बेहद पसमानदा है। सिंध के शहरी इलाकों की बात नहीं करता, सिंध के देहात, सिंध के गांव आज तक पसमानदा है। मखसूस वडेरे जो हुकूमतों में हैं, जो पीपल्स पार्टी के मंजूर नज़र वडेरे हैं या जागीरदार हैं, उनकी जागीरें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी ज़मीनें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंध की ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं, सिंध को यानी बेहिसाब एक बंदर बांट की सूरत हाल है। और हमारी सिंध की आवाम या तो मासूम है या भी बेशऊर है कि वो अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बार बार वोट दे रही है। आपकी जमात का क्योंकि नारही है, जमात का उन्वान है सिंध को बढ़ना चाहिए, सिंध को आगे तरक्की करना चाहिए, तो क्या आप इस नारे को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तकरीबन आज उसे 53-54 साल हो गए, 54 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजूद में आए। तकरीबन वो 37-38 साल सीधी हुकूमत रही है उनकी सिंध पर। जी बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के लोगों ने हुकूमत में सिर्फ वोट देकर नहीं लाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। बेशक ऐसा ही है। नौजवान फांसियों पे चढ़े, गोलियां खाई, कोड़े खाए, अपनी जवानियाँ जेलों में बर्बाद की, जलावतन हुए। ये सारी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने इसलिए वोट दिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर उनके एहसासात, जज्बात की वो अक्कास बनेगी, तर्जमान बनेगी, जो बुनियादी इंसानी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आने के बाद अपने सियासी एजेंडा बिल्कुल भूल गई। एक तरफ सवाए लूट मार और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो नया एरा शुरू हुआ है मिस्टर आसिफ अली ज़रदारी की क़यादत में, उन्होंने तो तबाही के बहुत नए नए कारनामे और नए नए दास्तानें खड़ी कर दी हैं। अब आप देहातों की तो हालत ख़राब है, आप चलेंगे जैकाबाद, कदमकोट, शिकारपुर, लाड़काना, उमरकोट, थरपारकर, का हाल ख़राब है सर। पीने का पानी साफ़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई अस्पताल की सहूलत नहीं है, BHU का कोई सिस्टम नहीं है, बिजली नहीं है। लोग मच्छरों में, जब ये चावल उगाने की सीज़न आती है तो इतने ख़तरनाक मच्छर होते हैं कि मलेरिया में लोगों के बच्चे अपने हाथों में बिलक बिलक कर मर जाते हैं। वहाँ बिजली नहीं है, गद्दों पे वो जो कपड़े बनाकर वो चलते हैं, लोग 2 घंटे 3 घंटे रात को सो सकते हैं, ये हालत है। 33% आबादी हमारी हेपेटाइटिस B-C में फंसी हुई है, लिवर उनके जल चुके हैं, जिगर, क्योंकि गंदा पानी पीने की वजह से। ज़ेर ज़मीन पानी अच्छा नहीं, जो शाखों में पानी आता है वो अच्छा नहीं, और सरकार ने कोई वाटर सप्लाई का ऐसा इंतज़ाम नहीं किया कि लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। जो अंग्रेज़ों के ज़माने से तालीमी स्ट्रक्चर था, प्राइमरी स्कूल्स थे, गरीबों के बच्चे स्कूल जाते थे,
वो उन्होंने तहस-नहस कर दिया। अब लोगों के पास देही इलाकों में या तो मज़दूर का बेटा मजदूरी करने जाए या फिर लोग पकड़ते हैं अपने बच्चों को मदरसे में छोड़ के आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो लोगों के फ्यूचर की पूरी ज़िंदगी, उनके ख्वाहिशें, उनके एतबार वो ख़त्म हो गए। शहर में आप देखेंगे, कराची आपका शहर है, आपके चैनल का नाम भी जाग कराची जाग है। सवा शहरी इलाकों में आप देखेंगे तो टैंकर माफिया का राज है। आपके नलके में पानी आपकी मर्जी से नहीं आता, हमारा पानी हमें बेचा 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार का टैंकर आपको लेना पड़ता है। लियारी में चले जाएं, मलिर में चले जाएं, वहाँ तो और बुरी हालत है। जो हालात पीपल्स पार्टी के हलक़े हैं मलिर और लियारी में, तकरीबन वैसे ही हालात लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया और न्यू कराची, नॉर्थ कराची में। मंशियात के अड्डे बन गए हमारे मोहल्ले, ऐसा ही है, मंशियात के अड्डे बन गए। कोई सरकारी नौकरी किसी बच्चे के लिए नहीं है, वो दरवाजे बंद हो गए। लोग क्रिमिनल बने, जुआरी बने, डकैत बने, नशाई मवाली बन के ख़त्म हो जाएं। लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के चांस देना, मेरिट के हवाले से लोगों को मौक़े मुहैया करना, ये पीपल्स पार्टी की ज़िंदगी में ख़त्म है। अकरबा परवरी, एक चपरासी की नौकरी, एक सैनिटरी वर्कर की नौकरी आपको मिलेगी, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं 5-10 लाख। जी ऐसा ही है। हमारे पास के आई विटनेस मौजूद है, हमारे पास सबूत मौजूद है, लेकिन तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध का सत्यानाश किया है और ये पीपल्स पार्टी ने ये मजमूई जागीरदार की आदत जो है उसका रवैया है कि अगर मुस्लिम लीग भी आ जाएगी, उन्होंने भी हुकूमत की है, जो मार्शलाएँ हैं उन्होंने भी हुकूमत की है, लेकिन उन सब के जो हिस्सेदार हैं, चट्टे वट्टे, वो सिंध के जागीरदार हैं, जो अपने हिस्से, जैसे आपने कहा कि उनकी ज़मीनें भी बढ़ रही हैं, जागीरें भी बढ़ रही हैं, फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी बढ़ रहे हैं, अयाशा भी बढ़ रहे हैं, आम लोगों की ज़िंदगी तंग होती जा रही है। तो हमारा कहना यह है कि ये जो पार्लियामानी सियासत है, उस सियासत में जागीरदाना अमल दखल को ख़त्म करना है। सिंध के मिडिल क्लास, लिखे पढ़े वकला, शायर, अदीब, दानश्वर, साफ़ी, सिविल एक्टिविस्ट जो लोग हैं, उनमें से लिखे पढ़े लोगों को निकाल कर आगे ले जाकर पार्लियामानी सियासत में दाखिल करवाना है। तो सिंध में ये मेरिट का निज़ाम आए, अकरबा परवरी ख़त्म हो, लूटमार ख़त्म हो और सिंध हकीकी मानों में तरक्की कर सके। सुभान अल्लाह। सर यहाँ पे आपके सवाल से ही आगे एक सवाल मैं लूँगा। आप भी इस बात का मुकम्मल इदराक रखते हैं कि सिंध के हकूक़ को गस्ब करने में पीपल्स पार्टी का नुमायाँ किरदार है। सिंध के शहरी इलाक़ों से जो भी नुमाइंदा जमात मुंतखब होती रही पिछले 30-40 सालों में, नाम लिए बगैर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसने भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमें खौफ में ज़रूर रखा कि हमें वोट दो, नहीं तो पीपल्स पार्टी आएगी, और बाद में जमहूरियत और अपने वसीतर मफाद में पीपल्स पार्टी के साथ जाके हाथ मिलाया। एक फ़ोन कॉल होती थी, गवर्नमेंट से बाहर होते थे, उनको कोई वीडियो दिखाई जाती थी, गवर्नमेंट में आ जाते थे। अब थोड़ा सिंध के शहरी इलाक़ों में आ जाते हैं, क्योंकि हम भी इसी सिंध का हिस्सा है। मेरा मानना और मेरा पैगाम भी यही है कि जो भी हकूक़ की जद्दोजहद करनी है, सिंध के मौजूदा जोग्राफिए में रहते हुए करनी है। सिंध के शहरी इलाके अलग नहीं है, ना सिंध के शहरी इलाके सिंध के बाहर हैं। हमें सिंध में रहना है। हम जो कराची में पैदा हुआ, हैदराबाद में, सिंध के शहरी इलाकों में पैदा हुआ, जो लड़का डोमिसाइल यहाँ का रखता है, वो भले सिंधी ज़बान ना बोले, सिंधी टोपी ना पहने, वो सिंधी टोपी पहने बगैर भी उतना ही सिंधी है जितना सिंधी टोपी पहन के आप सिंधी हैं। बिल्कुल सही। लेकिन सर इस फ़र्क को कैसे मिटाया जाए, क्योंकि आप बड़े मॉडरेट आदमी लगे, जो कुछ हमने सुन रखा था आपके बारे में उससे यकसर आपका चेहरा मुख्तलिफ है, आपका विज़न मुख्तलिफ है। आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी यू सर। मुझे सर इतना बताएं सर, हम तो देखें सिंध का जो देहात का, गांव का, सिंध के रूरल एरियाज़ का हमारा सिंधी बोलने वाला सिंधी भाई है, उसके पास फिर भी उसकी ज़मीनें हैं, उसके मवेशी हैं, उसको अपना आटा ख़रीदना नहीं पड़ता, उसकी गंदम स्टोर होती है, उसके मवेशी मौजूद हैं, उससे दूध पी लेता है, कोई फल कोई सब्ज़ी आती है, अपनी रोटी रोज़ी वो बाय ऑल मीन्स ही कैन मैनेज ना, उसके पास इतने ख़र्चे हैं। हम सर कराची में रहते हुए दुनिया की सबसे महंगी बिजली ख़रीदते हैं, कराची में सबसे महंगी सब्ज़ी होती है, कराची में कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, उसके बाद कराची के लोगों के पास कोई वसाइल भी नहीं है। हम तो
पाकिस्तान के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हिजरत करके यहाँ है ना, इस पूरी दुनिया में 2 ही हिजरतें हुई हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हुई। एक हिजरत मदीना हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी, दूसरी ये करी। और हम इस बात पे, मैं तमाम अपने सुनने वाले जो मुझसे इख्तलाफ रखें या मुझसे मेरी हिमायत करें, ये बात मैं बड़े फ़ख्र से कहना चाहूँगा। ये नहीं कि डॉक्टर कादिर बख्शी के साथ बैठा हूँ, बड़े अलल ऐलान कहना चाहूँगा कि हमारे आबा अजदाद ने जब हिंदुस्तान से हिजरत की तो पंजाब के रास्ते होते हुए ही यहाँ आए। पंजाब में गए तो उन्होंने ये कहा आपका पाकिस्तान इससे आगे, फिर जहाँ का पाकिस्तान थोड़ा और आगे। सिंध वाहिद ज़मीन थी जिसके लोग मेहमान नवाज थे, हैं, और उन्होंने हमें यहाँ आके अपनी जागीरों में हिस्से दिए। ये वही हमारे साथ रवैया अपनाया जो अंसार और महाजिरीन ने आज से 1400 साल पहले अपनाया था। ये महज एक रूह को गरमाने, सियासी जोश और वलवला पैदा करने का नारा हो सकता है कि सिंध में सूबे बनने चाहिए, पाकिस्तान में बनने, पूरे पाकिस्तान में भी सूबे बनने चाहिए। और अगर सूबे का मुराद एक इंतज़ामी यूनिट है तो इंतज़ामी यूनिट में बेहतर कारकर्दगी के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक सियासी नारा कि नहीं सिंध सूबा बनना चाहिए, आप लोग खुद बेहतर जानते हैं ये सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा है, और शायद ये वाहिद सिंध के लीडर हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सुन ले, जो अपनी एक आवाज़ पे सिंध बंद करवा सकते हैं। सिंध इनके नाम पे खड़ा होता है क्योंकि इन्होंने अपने रवैये से, अपने एटीट्यूड से, अपनी मोहब्बत से सिंधियों को इकट्ठा कर रखा है। सर हम तो चाहेंगे कि आप सिंधियों के रहनुमा ना बने ना, आप सिंध के रहने वाले हर ज़बान बोलने वाले के रहनुमा आप बने। ऐसा क्यों नहीं हो रहा सर? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं। देखें, आप नाम नहीं ले सकते अपनी चैनल की वजह से, मजबूरी की वजह से, लेकिन मैं उसमें नाम ले सकता हूँ कि कराची को जितना हुकूमतों ने बर्बाद किया उतना MQM ने भी बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। आई एडमिट इट। पहले पाकिस्तान बनने के बाद इस्लामाबाद इस्टब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ ये रहा कि हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले लोग और मकामी सिंधी जो हैं उनके बीच में दरार कायम रहे। मज़हब के बुनियाद पे वो दरार कायम थी। कभी JUP मौलाना नूरानी साहब, जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी साहब, और कराची के लोगों का मैंडेट तकरीबन उन जमातों के पास था, सवाए मजहबी और पाकिस्तानियत और एक्सट्रीम पाकिस्तानियत के रवैये के अलावा और ज़्यादा नफ़रतें नहीं थी। लेकिन जब एक सिलसिला चला जनरल ज़िया की जारियत और बरबरत के बाद उर्दू बोलने वाले लोगों में ये एहसास हुआ, हमारी माएँ बहनें एक दूसरे के घरों में गई, बेटियाँ एक दूसरे के साथ ब्याह कर हमने दी, तो एक सिंध में नया कल्चर आया कि सिंधी और उर्दू भाई भाई का एक फ़िज़ा पैदा हुई 80 के ज़माने में। तो जनरल ज़िया से बड़ा ख़ाइफ था, इस्टब्लिशमेंट ख़ाइफ थी कि ये अब कराची, हैदराबाद शहरों में रहने वाले उर्दू आबादी और सिंधी आबादी जो वैसे ही भुट्टो के उस ज़माने में फांसी हो चुकी थी, तो जनरल ज़िया के बहुत ख़िलाफ़ सिफ़े आ रहा थी, अगर ये यकजा होकर खड़े हो गए तो मेरा शायद इक़्तिदार इतना लंबा अरसा न चले। तो उन्होंने ये MQM की नस्ल परस्ती की बुनियाद पे एक नया हाइब्रिड सिस्टम लाए। हाइब्रिड सिस्टम उस वक्त ले आए जब जिसका जो ब्रेन चाइल्ड वो अल्ताफ़ हुसैन था। आपने देखा पहले अल्ताफ़ हुसैन भी इब्तिदाई सियासत की, सिंधी मुहाजिर भाई भाई, ये तीसरी कौम कहाँ से आई, इस तरह के नारे लगते जो मुझे मेरे छोटे में आता, मेरी 80 की पैदाइश है, कि नारा कुछ यूं लगा करता था कि सिंधी महाजिर भाई भाई, शलवार धोती कहाँ से आई। हाँ, ये कहाँ से आई। तो तीसरी कौम कहाँ से आई का मकसद ये था कि अल्ताफ़ हुसैन सिंधियों का एतमाद लेकर अपनी जड़ें बनाना चाहता था। जब उसकी जड़ें समाज में बन गई, सियासी असर रसूख बना, उन्होंने पश्तूनों से लड़ाई शुरू की, पंजाबियों से शुरू की, और कराची हैदराबाद के रहने वाले लोगों के जहनों में खौफ तारी किया
कि अगर आप मेरी क़यादत में जमा नहीं होंगे मुहाजिरत की छतरी के नीचे तो मुहाजिर पंजाबी आपको खा जाएगा, पश्तून आपको खा जाएगा। फिर जब आस्ता आस्ता जनरल ज़िया की तरफ से उन्हें पूरी सपोर्ट हुई, ये तो असलम बेग साहब इंटरव्यू में कह चुके हैं, तारीख़ हक़ाइक़ बन चुके हैं। ऐसा ही है। इनको हथियार, इनको लाइसेंस टू किल लोगों को मारना, जो 5 करोड़ 2 करोड़ भत्ता न दे उसे कत्ल कर दो, इसका खुली छूट दी गई, जिसके नतीजे में ये हुआ कि जब उर्दू स्पीकिंग आबादी उस नफसियाती हमले में शिकस्त खा चुकी और अल्ताफ़ हुसैन को अपना मुआफ़िज़ और अपना निजात दहिंदा समझने लगी, तो फिर उसने असली चाल चली कि अब सिंधियों के गले में पड़ जाओ। इसी सवाल पे आपने बड़ा आपने मुझे वहीं जाके आप ले आए थे। तो सिंधियों के गले में पड़ जाओ, क्योंकि असली तो धरती सिंधियों के लोगों की है, और सिंधी मुहाजिर भाई भाई, सिंधी उर्दू भाई भाई के जो नारे लग रहे थे उस ज़माने में, अब उस जो हमांगी को ख़त्म करना था, इसने अपना रोल प्ले किया बाकायदे पंजाबी इस्टब्लिशमेंट और इस्लामाबाद इस्टब्लिशमेंट के लिए। जनरल ज़िया उस ज़माने में उसका नुमाइंदा था। तो फिर ये कराची में सिंधियों के लिए जीना मुश्किल, हैदराबाद में जीना मुश्किल, कदीमी इलाकों में सब कुछ जो कुछ हुआ। तो फिर उसी ज़मानों में हम तुलबा सियासत के एक एक्टिव रुकन थे, तो उस ज़माने में फिर हम इनकी मज़ामत में आए, MQ अल्ताफ़ हुसैन की मज़ामत में। हमने कहा ये नहीं होने देंगे, इसके बावजूद कि हम चाह रहे थे कि ये उर्दू और सिंधी हमांगी ख़त्म ना हो और प्रोग्रेसिव सोच जो है वो आगे बढ़े, इसके बावजूद कि कराची में बहुत शानदार किस्म के बेटे हैं जो लेफ़्ट सियासत के एक शानदार नाम थे, पीपल्स पार्टी की सियासत में बहुत अच्छे शानदार नाम थे, लेकिन ये अल्ताफ़ हुसैन की नस्ल पर सियासत है वो सबको निगल गई। सर, जहाँ तक मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में, अपने प्रोग्राम्स में कहता रहता हूँ कि हमारे शहर कराची की वो जमात MQM है जो किसी भी नाम से काम कर ले, कि अगर 30-40 साल कोई जमात कायम रह जाती है तो बड़े प्रोडक्टिव काम कर देती है। कभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बना देती है। कुछ ना हो हम 8-10 लोग भी बैठ जाएं तो कोई एक फलाही काम करते हैं, कहीं पानी का कुआं खुदवा देते हैं, कहीं पे कोई और नेक काम करने की कोशिश करते हैं। ये वाहिद जमात थी जिसने 30,000 नौजवानों का कब्रिस्तान बना दिया। यार आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पहले शहरों में जो लोग रहते थे, एक वेल्डिंग करने वाला आदमी, एक टायर पंचर लगाने वाला आदमी, एक शहर में रंग और मजदूरी करने वाला बेटा, एक बेवा माँ जो रात को सिलाई मशीन से कपड़े सिलाकर अपने बच्चों को पढ़ाती थी, वो बच्चे कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के प्रोफेसर्स निकलते थे, डॉक्टर्स बनते थे, CSP ऑफिसर बनते थे। इन्होंने उसी नस्ल को टीटी कलाशनकोव नस्ल परस्ती की वबा में फंसाकर टीटी कलाशनकोव देकर आपके यानी कि 2 जनरेशन इसने दहशतगर्दी और तबाही के आग में झोंक दी, नस्ल परस्ती की आग में झोंक दी। सबसे ज़्यादा हमारे तो लोग शहीद हुए, मारे गए, हमारे मुंतकिल हुए लोग इधर से उधर दरबदर हुए, लेकिन उर्दू बोलने वाली जो क्रीम थी उनको जिस तरह इन्होंने बर्बाद किया। और आप साहब लोग सब MQM वाले कहाँ पहुँचे, आपने देखा जितनी भी क़यादतें MQM की मरी है खुद MQM ने मारी है। कायद का गद्दार मौत का हकदार है इस नाम पे, जो उनके हवारी थे, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी से ज़िंदा है, जी रहा है। और अब पहले इस्लामाबाद की इस्टब्लिश के हाथ में चढ़ गए, यहाँ से निकले तो राह के हाथ में चले गए, और फिर आगे तरक्की की तो शायद किसी बैनुल-अक़वामी आका साम्राज्य कुव्वत के आगे चले गए। अब वहाँ से नफ़रतें फैलाने का काम जारी है, खाना कोई डॉलर और पाउंड कोई और दे रहा है, नफ़रतें यहाँ भेज रहे हैं, जिसमें अभी तक लोगों के बीच में ये नफ़रत, आग और ये सारी चीज़ें पैदा की हुई हैं। मुझे ये तो नहीं याद कि किसने ये शेर कहा है, लेकिन कुछ शेर कुछ यूँ है कि हाथों में लेकर अब शमए यकीन आएंगे, हाथों में लेकर अब शमए यकीन आएंगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। तो हम ही आए हैं सर, हम ही काम ये काम हम ही ने काम करना है, यकीन। क्योंकि सर ये अगर सिंध मेरी और आपकी ही धरती है, हमने जाके आयरलैंड में नहीं बसना। माँ कहते हैं, सर मैंने भी अपने, अगर आप जाके बाद में मेरा पुराना स्टेटस चेक कर लेंगे तो मैंने आने से पहले एक व्लॉग दिया है छोटा सा, जिसपे बड़ी तारीफ और तनकीद दोनों चल रही है कि यहाँ मैं क्यों आ रहा हूँ।
मैंने यही कहा कि सिंध माँ मोहब्बत की धरती है और मैं अपनी धरती बचाने जा रहा हूँ। बिल्कुल सही। थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल भी हो गया था सर। बात यह है कि हमारे नौजवान जो दोस्त थे वो बेचारे मर गए, भाई ने भाई को मार दिया। जिसने मारा उसको नहीं पता वो क्यों मर रहा है, जिसने मारा वो इसको नहीं पता वो क्यों मार रहा है। लेकिन हमारे 30,000 लड़का कब्रिस्तानों में सो चुका है। हाँ। हमारा शहर इस वक्त वो शहर है सर जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, जहाँ पे हमारा कराची का लड़का 2 काम कर रहा है सर आज। या तो वो उबर और खरीम में टैक्सी चला रहा है, नहीं तो वो किसी प्राइवेट सॉफ्टवेयर फूड सिस्टम के जरिए खाने सप्लाई कर रहा है। फूड पैंडा के जरिए, फूड पैंडा के जरिए बैचलर्स मास्टर्स लड़के हैं जो सर फूड पैंडा में काम कर रहे हैं। हमारे लिए नौकरियों के दरवाजे बंद हैं। एक सो कॉल्ड कोटा सिस्टम नाफिज किया गया था कि सिंध के उस पे भी उन्होंने एक्सप्लॉइट बहुत बड़ी करके सियासत वो हाँ बिल्कुल कर गए जो लोग खेली। नहीं समझ रहे। सियासत एमक्यूएम खेली। मैंने आफाक साहब के पास गया था, आफाक भाई के पास मैं आज से 3 दिन पहले था उनके साथ। उनसे मैंने यही सवाल किया कि आफाक भाई आपकी एमक्यूएम जो आप बुनियादी उसके अरकान में से थे, एमक्यूएम बुनियादी तौर पे 3 नुकात पे कायम हुई थी। पहला नुकता था कि कोटा सिस्टम का फिलफूर खात्मा, दूसरा था कि सिंध के शहरी इलाकों में बसने वाले नौजवानों को नौकरियों का मुतनासिब हिस्सा, और आखिरी था कि महसूरीन पाकिस्तान जो रह गए हिजरत से ना आ सके हाँ। उनकी वापसी।